हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कृषि पारिस्थितिक प्रदेश। तो कृषि पारिस्थितिक प्रदेश जो हैं वो भारतवर्ष में भारतवर्ष के ही भूभाग को अलग अलग छोटे या बड़े भूभागों में बांटा गया है, जिसको हम कृषि पारिस्थितिक प्रदेश कहते हैं। कृषि पारिस्थितिक प्रदेश इसलिए कहते हैं ताकि क्योंकि हम वहाँ पे कृषि से संबंधित जो हैं विकास को देखना चाहते हैं और उस भूभाग को कृषि के विकास हेतु जो है वो अग्रसर करना चाहते हैं। और पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि जैसे हमें पता है कि भारतवर्ष की जो इकोनॉमी है वो मेनली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। तो अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी को विकसित करना है, देश का विकास करना है, तो हमें एग्रीकल्चर को भी डेवलप करना ज़रूरी है। तो पूरे प्रदेश का या पूरे भूभाग का, भारतवर्ष के पूरे भूभाग का इकट्ठे विकास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर हम उनको अलग अलग रीजन्स में बांट करके वहाँ की जो स्पेशलिटी है या वहाँ की जो पर्टिकुलर फसल को उगाने की जो क्षमता है या मृदा है वहाँ की जो स्पेशल है, जो किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सबसे अच्छी है, तो इस तरीके से अलग अलग रीजन्स को अलग अलग तरीके से जो है वो विकसित करेंगे, तो इससे जो है संपूर्णतः कृषि का विकास होगा और भारतवर्ष की जो इकोनॉमी है उसको भी डेवलप किया जा सकता है। तो कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों को जस्ट सिंपली पूरे भूभाग को अलग अलग छोटे भागों में बांटा गया है और यहाँ पे कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको लागू करके उसको विकसित करने की प्रयास जो है वो किया गया है। तो भारतवर्ष में किस तरीके से कृषि पारिस्थितिक प्रदेश बन सकते हैं, इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने, काफ़ी जो विद्वान हैं उन्होंने विचार किए हैं। जैसे अगर हम बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग ने भी भारतवर्ष के भूभाग को विभिन्न कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटने की कोशिश की है। तो सातवीं जो योजना थी उसके अधीन या उस समय के दौरान, सातवीं योजना के दौरान भी योजना आयोग ने ये कोशिश की कि भारतवर्ष को क्यों ना कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा जाए। और कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों को बांटने के लिए भी कुछ चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीकरण का आधार। तो क्षेत्रीकरण का आधार जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है, जैसे जलवायु को देखा जाता है, पूरे भूभाग पे जलवायु को देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर जगह की जलवायु कैसी। जैसे भारतवर्ष की जो जलवायु, वैसे तो बोलते हैं कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन भारतवर्ष का भूभाग काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे छोटा छोटा क्लाइमेट में वेरिएशन जो है वो देखने को मिलती है। जैसे अगर हम देखें तो उत्तरी भारत में जो है वो थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी थोड़ी कम होगी, जबकि दक्षिण भारत में गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा माउंटेनियस रीजन है, तो यहाँ की क्लाइमेट थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे प्लेन एरिया है, यहाँ पे प्लेट्यू रीजन है, तो टोपोग्राफी में भी अंतर आ जाने से क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन जो है वो आ जाती है। इस तरीके से दूसरा जो आधार होता है वो है फसल वृद्धि कार। भारत के भूभाग में अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे फसल को उगने के लिए अलग अलग समय लगता है। जैसे ये एक रीजन है, यहाँ पे फसल को उगने के लिए अलग समय लगेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि इस जगह की आर्द्रता कैसी है और इस जगह की इसके ऊपर वर्षा कैसी होती है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। तो बड़ी सारी चीज़ें जो वो यहाँ पे मैटर करती हैं। उसी तरीके से पूरे भूभाग की जो ज़मीन है, जो लैंड फॉर्म है, वो एक जैसी नहीं है। कहीं पे पठारी क्षेत्र है, कहीं पे प्लेन एरियाज़ हैं, कहीं पे माउंटेनियस रीजन है, तो बड़ा सारी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसी तरीके से जो चौथा रीजन है वो है मृदा, सॉइल कंडीशन। पूरे भारतवर्ष की जो भूभाग की मिट्टी है वो एक जैसी नहीं है, कहीं पे काली मिट्टी, कहीं पे पीली मिट्टी, कहीं लेटराइट मिट्टी, अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से कहीं पे भी कृषि में समानता हम नहीं देखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो क्षेत्रीकरण किया जाता है, कृषि भूभाग को जो हम कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांट रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें या जो बेसिस, जो क्राइटेरिया वो छिपे हुए होते हैं। तो वास्तव में जो योजना आयोग था, उस जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, तो योजना आयोग शुरुआत में जब था तो
उन्होंने ये सजेशन दिया या ये सिफारिश की कि अगर हम कृषि से संबंधित कोई योजना बनाते हैं तो इसको इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर देना, पूरे भूभाग के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देने से वहाँ के संसाधनों का विकास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतवर्ष का भूभाग इतना बड़ा है और इसमें बहुत सारी वैरायटी जो है वो पाई जाती है। चाहे अब अगर हम जलवायु को देखें, चाहे मृदा को देखें, चाहे वहाँ के वर्षा को देखें, किसी भी उसको देखें तो सभी में अंतर जो है वो पाया जाता है। इसलिए कृषि आयोजना को या योजना को अगर हमने सही रूप से विकसित करना है तो हमें पूरे भूभाग को अलग अलग छोटे छोटे प्रदेशों में बांटना पड़ेगा और वहाँ की स्पेशलिटी के आधार पर वहाँ पर योजना को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी उन क्षेत्रों के संसाधनों का विकास उचित तरीके से किया जा सकता है। तो इस तरीके से योजना आयोग ने 15 कृषि जलवायु प्रदेशों की सिफारिश की थी कि भारतवर्ष को 15 जो है वो कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा जाना चाहिए, और इस तरीके से उन्होंने बांटा। और जो 15वां जो कृषि पारिस्थितिक प्रदेश था वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पाए जाने वाले द्वीप समूह भी इसमें शामिल थे, जहाँ की जलवायु जो मेन लैंड है उससे थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो इस तरीके से योजना आयोग ने 15 जो है कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों की सिफारिश की। उसके बाद जो है मूर्ति और पांडे जी आए और उन्होंने कहा कि जो है हमारे अकॉर्डिंग जो है उनके अकॉर्डिंग भारतवर्ष को 9 जो है कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा जाना चाहिए। उसके बाद एक और विद्वान जो हैं वो सामने आए, सहगल, और उनके साथ और भी साथी थे। 1990 की बात है। तो उन्होंने भारतवर्ष को 10 मुख्य कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटने की कोशिश की। और उसके बाद जो लेटेस्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो था वो जो विभाग है उसको कहा जाता है भारतीय मृदा सर्वेक्षण एवं कृषि प्रयोग परियोजना ब्यूरो। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा भारतवर्ष को मुख्यतः 20 मैक्रो रीजन या 20 विस्तृत कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया है। और इन्हीं 20 पारिस्थितिक प्रदेशों को फर्दर या आगे जो है वो 60 जो है वो माइक्रो रीजन में बांटा गया है। तो 20 जो है वो मैक्रो रीजन है और 60 जो है वो माइक्रो रीजन जो है वो बांटे गए हैं, ये बनाए गए हैं किसके द्वारा? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ठीक है, सॉइल सर्वे का जो है स्पेशल ये विभाग है जहाँ पे सॉइल सर्वे किया जाता है और लैंड यूज प्लानिंग की जाती है कि उस सॉइल टाइप में, उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके की प्लानिंग या किस तरीके की स्ट्रक्चर वहाँ पे तैयार की जा सकती है, चाहे वहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी की हम बात करें चाहे बाकी इकोनॉमीज की हम बात करें। तो इस तरीके से भारतीय मृदा सर्वेक्षण भूमि प्रयोग परियोजना के द्वारा 20 मैक्रो रीजन और 60 माइक्रो रीजन बनाए गए हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 मैक्रो रीजन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक रीजन के बारे में कुछ आगे डिटेल में बताया गया है जो इस पूरी वीडियो में बता पाना संभव नहीं होगा। तो हम 5-5 करके इस पूरे कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों को 4 भागों में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने बात की कि क्षेत्रीकरण के आधार जो होते हैं वो जलवायु होते हैं, फसल वृद्धि काल होता है, भूमि होता है और मृदा होती है। तो आइए चलिए हम इसका पहला जो पार्ट है उसको हम पढ़ते हैं। तो ये देखिए पहला पार्ट जो कि हल्की मृदा के साथ, देखिए ये पहला भाग, ये नंबरिंग जो है इसमें मैप के ऊपर की गई है। तो पहला नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं भारतवर्ष का उत्तरी भाग। ठीक है, तो पश्चिमी हिमालय का ये पार्ट है, तो इसको दूसरे शब्दों में हम पश्चिमी हिमालय वाला पार्ट भी बोल सकते हैं। पश्चिमी हिमालय। ठीक है, पश्चिमी हिमालय वाला पार्ट है जिसका जो नाम है कृषि पारिस्थितिक प्रदेश के रूप में नाम जो है वो है हल्की मृदा के साथ शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश। हल्की मृदा के साथ, यहाँ की जो मृदा है वो बहुत भारी मृदा नहीं है, मीन्स मोटी सतह वाली मृदा नहीं है, बल्कि पतली सतह वाली मृदा है, हल्की मृदा है। और यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है वो शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश, शीत शुष्क जलवायु पाई जाती है, ठंडी जलवायु पाई जाती है। और एरिड, शुष्क मीन्स यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसलिए शीत शुष्क जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। और क्योंकि माउंटेन का ऊपरी हिस्सा है, हाई माउंटेनियस एरिया, इसलिए यहाँ पे ठंड होगी तो शीत जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ की अगर हम बात करें कृषि जलवायु परिस्थितियों की, तो कृषि जलवायु परिस्थितियों में हम देखेंगे यहाँ की वर्षा भी देखेंगे, हम यहाँ का तापमान भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों ही पाई जाती हैं। शीत ऋतु यहाँ पे थोड़ी सी हार्श होती है, जो शीत ऋतु है वो यहाँ पे थोड़ी हार्श होगी,
हार्श विंटर होगा, जबकि जो यहाँ पे गर्मियाँ पड़ेंगी वो बहुत ही मधुर या इतनी ज़्यादा जो है वो गर्म गर्मियाँ नहीं होंगी, जो मतलब सहने लायक जो है वो टेम्परेचर यहाँ पे होता है। तो बहुत प्लेजेंट समर होता है, जबकि विंटर जो है वो बहुत हार्श यहाँ पे पाई जाती है। और अगर हम यहाँ का औसत तापमान देखें, साल भर का अगर हम यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर इसकी देखें तो वो है 8 डिग्री सेल्सियस एवरेज। और यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है, एवरेज रेनफॉल, तो एवरेज रेनफॉल की अगर हम बात करें तो वो है 150 मिलीमीटर। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन वर्षण तो होता है लेकिन वर्षा के रूप में काफ़ी कम होता है। स्नोफॉल ओलो के रूप में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्षण होता है, लेकिन वर्षा जो है यहाँ पे काफ़ी कम होता है, इसलिए इसको एरिड कहा गया है। इस एरिया को शुष्क, शीत जलवायु है लेकिन शुष्क जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। तो अगर हम बात करें अब इस मृदा की, तो यहाँ की जो मृदा है, यहाँ की जो मृदा है वो बहुत पतली है, जैसे कि नाम से क्लियर है, हल्की मृदा यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे जो मृदा है वो चूना प्रकार की मृदा भी यहाँ पे पाई जाती है। और ये जो भूभाग है, ये जो भूभाग है क्योंकि माउंटेनियस एरिया है तो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, जिसके कारण यहाँ पे ये नवनिर्मित मृदा जो है वो पाई जाती है। हमेशा नवीन मिट्टी यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। और यहाँ की मिट्टी कुछ क्षारीय प्रकृति की भी है, तो क्षारीय प्रकृति की मिट्टी भी यहाँ पे पाई जाती है। तो क्षारीय प्रकृति की अगर मिट्टी हम देखें तो लद्दाख रीजन में हमें देखने को मिलती है यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये जो एरिया है लगभग उत्तरी पश्चिम हिमालय में लद्दाख से लेकर गिलगिट जिले तक फैला हुआ है। लद्दाख से लेकर गिलगिट जिले तक, यहाँ पे गिलगिट जिला है वहाँ तक फैला हुआ है। तो ये इसका रीजनल एक्सटेंट है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें अब क्षेत्रफल की, तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है पूरे भारतवर्ष का 4.7% भाग है। भारतवर्ष के भूभाग का 4.7% भूभाग पर ये क्षेत्र फैला हुआ है, जबकि अगर हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो 15.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर ये अनाच्छादित है, बिछा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं भूमि उपयोग की। तो भूमि उपयोग मतलब यहाँ की जो भूमि है इसका यूज़ किस में किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वनों का वर्ण हमें बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे जो है वो यहाँ का जो भूभाग है वो बर्फ़ से ढका रहता है, तो यहाँ पे वन जो है वो यहाँ पे कम पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे जो फसलें वो अल्प समय अवधि में उगाई जाने वाली फसलें यहाँ पे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बर्फ़ जो है वो लगभग साल के ज़्यादा महीनों तक ढकी रहती है। तो अल्प अवधि वाले जो फसलें हैं यहाँ पे उगाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम सब्जियों की बात करें, सब्जी यहाँ पे उगाई जाती है। इसके अलावा ज्वार बाजरा गेहूँ, चारा फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे दालें भी होती हैं, जौ भी यहाँ पे पाया जाता है। तो इस तरीके से ये फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा एरिया भी है जिसको गैर कृषि कार्यों में भी यूज़ किया जाता है, जैसे परती भूमि अगर हम बात करें तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे फल भी काफ़ी ज़्यादा उगाए जाते हैं, जैसे सेब, अगर हम हिमाचल की बात करें तो सेब भी यहाँ पे उगाया जाता है, खुमानी यहाँ पे होती है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के यहाँ पे फल फ्रूट जो है यहाँ पे उगाए जाते हैं। पशुओं में यहाँ पे खच्चर, भेड़, बकरी, याक यहाँ पे मुख्य पशु जो है वो पाए जाते हैं। तो पश्मीना बकरियाँ भी इन एरिया में पाई जाती है, जिससे कि पश्मीना क्लोथ जो वो तैयार किया जाता है जिनकी ऊन से। तो इस तरीके से अलग अलग तरह की फसलें, वो पशु यहाँ पे प्रजाति जो है वो यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये था पहला रीजन। लेकिन अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि ये मैक्रो रीजन है, लेकिन इसके भी क्या होंगे, उप प्रदेश होंगे, माइक्रो रीजन होंगे। तो ये उप प्रदेश कौन कौन से, तो देखिए इस रीजन में एक तो है पूर्वी लद्दाख पठार और दूसरा है पश्चिमी लद्दाख पठार तथा उत्तरी कश्मीर हिमालय। तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा पश्चिमी लद्दाख पठार और दूसरा उत्तरी पश्चिमी लद्दाख पठार आ गया, और उत्तरी कश्मीर हिमालय यहाँ के ये दो मुख्यतः रीजन पाए जाते हैं। अब जो दूसरा क्षेत्र है वो है मरुस्थलीय एवं लवणीय मृदा के साथ उष्ण शुष्क पारिस्थितिक क्षेत्र। मरुस्थलीय एवं लवणीय मृदा,
देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये दूसरा क्षेत्र है और आपको पता है ये वाला जो एरिया है ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। तो आपको पता है राजस्थान में मरुस्थल है, थार डेजर्ट है, तो मरुस्थलीय एवं लवणीय मृदा। अब लवणीय मृदा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वाष्पीकरण के बाद जो है मृदा में लवण ही लवण बच जाते हैं, इसलिए लवणीय मृदा यहाँ पे पाई जाती है। और ये बहुत ही गर्म जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, बहुत उष्ण जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि रेत है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। तो दिन में काफ़ी टेम्परेचर हम यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत उष्ण जलवायु है, जबकि शुष्क जलवायु है यहाँ पे। शुष्क मीन्स यहाँ पे बारिश की बहुत कमी होती है, तभी तो यहाँ पे एरिड मरुस्थल यहाँ पे पाया जाता है। तो शुष्क जलवायु ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो उष्ण है, शुष्क है, मरुस्थलीय है, लवणीय मृदा यहाँ पे पाई जाती है। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि कृषि जलवायु परिस्थितियाँ कैसी हैं। तो देखिए कृषि जलवायु परिस्थितियों में अगेन हम वर्षा और टेम्परेचर की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो एरिया है वो कहाँ, इस एरिया में कौन कौन से रीजन जो है वो आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पार्ट पश्चिमी हरियाणा के कुछ भाग आते हैं, पंजाब के कुछ भाग हैं, राजस्थान का इसमें पार्ट है, और गुजरात का यहाँ पे कच्छ एरिया भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से ये एरिया इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो वर्षा है, यहाँ पे जो वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा वो है 400 मिलीमीटर के करीब जो है यहाँ पे औसत, 400 मिलीमीटर से भी कम बारिश यहाँ पे पाई जाती है औसत वार्षिक वर्षा। जबकि यहाँ की साल भर की जो मांग है वो है 1500 से 2000 मिलीमीटर के करीब यहाँ पे वर्षा की मांग रहती है। मीन्स यहाँ पे रेन डेफिशिएंट एरिया है, बहुत कम यहाँ पे बारिश जो है वो होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मृदा है वो शुष्क मृदा है और उष्मीय प्रकृति की, बहुत गर्म मृदा यहाँ पे पाई जाती है और बहुत लवणीय मृदा यहाँ की पाई जाती है। तो ये मृदा के बारे में अगर हम देखें तो बलुई मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे चूर्णीय मिट्टी भी है, चूर्णीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी यहाँ पे है, लवणीय मिट्टी यहाँ पे है, और इस तरीके से उष्मीय मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, गर्म मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो इस तरीके से ये सारे यहाँ पे तत्व जो है वो पाए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे भूमि उपयोग की। तो भूमि उपयोग में अगर हम देखें तो इस लैंड का किस में इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो वर्षा ऋतु जो है वो बहुत ही कम होती है। जो वर्षा ऋतु है, जैसे यहाँ पे बहुत कम समय के लिए वर्षा होती है और लगभग ना के बराबर हम कहें तो वर्षा यहाँ पे होती है। इसलिए अगर थोड़ी बहुत यहाँ पे बारिश होती भी है तो उस समय जो है यहाँ पे कुछ फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। तो कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? ज्वार, बाजरा और चारा फसल यहाँ पे उगाया जाता है। और इसके अलावा दालें यहाँ पे होती हैं। और इसलिए और कुछ इलाकों में जहाँ पे सिंचाई फैसिलिटीज़ दी जाती, जैसे अगर आपको पता ही होगा तो यहाँ पे अब इंदिरा गांधी कैनाल भी यहाँ पे पहुँच गई है और उसके द्वारा भी कई क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान की जाती है। तो जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था थोड़ी अच्छी हैं तो वहाँ पे कुछ अलग तरह की फसलें भी यहाँ पे उगाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो कपास, गन्ना, सरसों और इसके अलावा गेहूं के अलावा चना। तो इस तरीके से ये फसलें यहाँ पे उगाई जाती है, लेकिन ये उन्हीं क्षेत्रों में उगाई जाती है जहाँ पे थोड़ी बहुत जो है सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अगर हम यहाँ पे कमियों की बात करें तो ये कमियाँ यहाँ पे सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है और यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा है। तो वाष्पीकरण होने से वाष्पीकरण जो है यहाँ पे बहुत हाई है और इसलिए यहाँ की जो मृदा है वहाँ पे सिर्फ लवण बचते हैं। तो लवणीय मृदा यहाँ पे है। तो इस तरीके की लवणीय और क्षारीय मृदा में जो फसलों को उगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी मृदा में जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब उपजाऊ तत्व होते हैं जो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जस्ता, ठीक है, लोह जैसे तत्व, तो इस तरीके से लोह जैसे तत्व जो है यहाँ पे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो ये तत्व जब खत्म हो जाते हैं तो उस मृदा में किसी फसलों को उगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं अब हम उप प्रदेशों की। तो इसकी जो माइक्रो रीजन है, इस पूरे एरिया में को भी फर्दर छोटे छोटे भागों में जो है वो बांटा गया है। तो इसके जो उप प्रदेश है वो कौन कौन से हैं?
देखिए एक तो इसमें रीजन है एक मरुस्थली, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे मरुस्थलीय भाग है, और एक भाग है कच्छ प्रायद्वीप का। दूसरा जो भाग है वो है राजस्थान बागर, उत्तर गुजरात के मैदान और दक्षिणी पश्चिमी पंजाब मैदान। राजस्थान बागर, उत्तर गुजरात के मैदान और दक्षिणी पश्चिमी पंजाब मैदान, ये जो है वो तीसरा रीजन है। जबकि चौथा जो वो दक्षिणी कच्छ तथा उत्तर काठियावाड़ प्रायद्वीप है। तो इस तरीके से 4 माइक्रो रीजन को इस क्षेत्र को बांटा गया है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीजन की। तो जो नेक्स्ट रीजन है इसका जो नाम है वो है लाल तथा काली मिट्टी युक्त उष्ण शुष्क पारिस्थितिक क्षेत्र। लाल तथा काली मिट्टी युक्त उष्ण तथा शुष्क जो है वो पारिस्थितिक क्षेत्र है। जबकि इसको दूसरे भागों में हम दक्कन प्लेट्यू, तो ये जो तीसरा भाग है वो दक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं तीसरा जो रीजन है वो ये वाला एरिया है, ये वाला क्षेत्र है। तो दक्कन प्लेट्यू में ये जो भूभाग है ये शामिल है। लाल तथा काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा उष्ण जलवायु यहाँ पे पाई जाती है और शुष्क परिस्थिति यहाँ पे पाई जाती है। तो चलिए हम इसमें आप देखते हैं कि कृषि जलवायु परिस्थितियाँ यहाँ पे कैसी हैं। कृषि जलवायु परिस्थितियों से पहले हम इसमें देखते हैं कि इसका जो एरिया है वो कितना है। तो देखिए इसका जो एरिया है ये 4.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि है। मीन्स ये 4.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर बिछा हुआ है, जो भारतवर्ष का मात्र 1.5% भूभाग का हिस्सा है। और ये जो एरिया है इसके अंतर्गत आते हैं दक्कन का पठार के कुछ भाग, दक्कन पठार का कुछ भाग आता है इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिला, इसके अलावा निजपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग, निजपुर आ गया इसमें, और रायचूर जिला भी इसमें आता है। और आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला है वो भी इसमें आता है। तो ये जो एरियाज़ है इसमें वो शामिल हैं। और अगर हम यहाँ पे कृषि जलवायु परिस्थितियों की बात करें तो जो कृषि जलवायु परिस्थितियाँ हैं उसमें अगर हम वर्षा की बात करें तो यहाँ पे जो वर्षा है वो लगभग जो है 400 से 500 मिलीमीटर के करीब जो है यहाँ पे वर्षा होती है। और यहाँ की जो गर्मियाँ हैं वो शुष्क गर्मियाँ हैं। यहाँ की जो गर्मियाँ हैं वो कैसी गर्मियाँ हैं? शुष्क गर्मियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल गर्मियों के दौरान कम होता है। जबकि यहाँ की जो शीत ऋतु वो हल्की शीत ऋतु है, माइल्ड विंटर यहाँ पे पाई जाते हैं। मीन्स यहाँ पे शीत ऋतु इतनी ठंडी नहीं है कि उसको सहन ना किया जा सके, तो माइल्ड विंटर है, प्लेजेंट विंटर यहाँ पे बोल सकते हैं। और यहाँ का जो फसल वृद्धि काल है वो 90 दिन से कम है। जो फसलों के बढ़ने का या फसलों के तैयार होने का पूरा जो समय अवधि है वो 90 दिन से कम है। 90 दिन से कम समय अवधि में फसल बनके जो है वो तैयार हो जाती है। और अगर हम यहाँ पे मृदा की बात करें तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो मिट्टी है वो थोड़ी हल्की प्रकार की है, मीन्स लाइट जो है, क्योंकि प्लेट्यू रीजन है तो थोड़ा सा हल्की मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी। और ये जो मिट्टी है वो थोड़ी सी अम्लीय प्रकृति की भी है, अम्लीय और गैर चूर्णीय प्रकृति की है, अम्लीय और गैर चूर्णीय प्रकृति की है। और अगर हम भूमि उपयोग की बात करें तो जो भूमि उपयोग है, भूमि उपयोग में यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय कंटीले वन यहाँ पे पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा फसलों की जो बुआई है वो वर्षा ऋतु में शुरू हो जाती है, क्योंकि उस समय मिट्टी में आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा बनी होती है। और जब मिट्टी में आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा बन जाती है तो उस समय बाजरे की फसल उगाई जाती है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई की जो कृत्रिम सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, वहाँ पे मूंगफली, गन्ना, सूर्यमुखी और इसके अलावा सूर्यमुखी के अलावा जो है कपास भी यहाँ पे उगाया जाता है। तो अब हम इसके उप प्रदेशों की बात करेंगे।
तो जो यहाँ के जो उप प्रदेश हैं उसमें कर्नाटक पठार है, तो इसका मुख्यतः छोटा सा ये भाग है, तो कर्नाटक पठार जो है इसको बोला जाता है, और कर्नाटक पठार ही इसका उप क्षेत्र भी इसको कहा गया है। तो चलिए चौथे रीजन के बारे में बात करते हैं। तो चौथे रीजन का नाम है उष्ण अर्ध शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश और कछारी मृदा। तो चौथा भाग आप ये देख सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा भूभाग है ये चौथा प्रदेश जो है कृषि पारिस्थितिक प्रदेश, जो है भारतवर्ष के उत्तरी पश्चिम भूभाग में सम्मिलित है। तो इस क्षेत्र को बोला जाता है उष्ण अर्ध शुष्क। ये गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है, और अर्ध शुष्क मीन्स यहाँ पे ना तो बहुत कम रेनफॉल होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, मध्यम स्तर की होती है, इसलिए अर्ध शुष्क तरह का पारिस्थितिक प्रदेश है। और यहाँ की जो मृदा है वो कछारी है, जलोढ़ मृदा युक्त जो क्षेत्र ये जो है वो पाया जाता है। तो इस भूभाग का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो 32.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर ये बिछा हुआ है, और भारतवर्ष का ये 9.8% भूभाग जो है वो बनाता है। और यहाँ पे जो फसल वृद्धि काल है वो 90 से 150 दिन का है, 90 से 150 दिन का यहाँ पे क्रॉप ग्रोइंग टाइम है, तो इस ड्यूरेशन है, पीरियड है। तो इस तरीके से यहाँ की जो अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे देखें तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे मध्यम स्तर का जो है वो पाया जाता है। और यहाँ पे जो गर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म, उष्ण गर्मियाँ और शुष्क गर्मियाँ यहाँ पे पाई जाती है, उष्ण व शुष्क गर्मियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। जबकि जो यहाँ पे शीत ऋतु है वो ठंडी शीत ऋतु है, ठंडी शीत ऋतु यहाँ पे पाई जाती है। तो और यहाँ की जो अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा जो है यहाँ की दोमट मिट्टी है, कछारी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, लाल और काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो अगर हम भूमि उपयोग की बात करें तो भूमि उपयोग में यहाँ पे अगेन उष्णकटिबंधीय में यहाँ पे उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के साथ, जैसे कि पिछले भूभाग में हमने देखा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सूखे पर्णपाती वन जो है वो पाए जाते हैं कंटीले वनों के साथ, कंटीले वन भी है यहाँ पे और पर्णपाती वन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरा भूभाग है इसका मात्र 35% भूभाग ऐसा है जहाँ पे वर्षा पर निर्भर जो है वो खेती की जाती है, जबकि 65% एरिया जो है वो कृत्रिम सिंचाई के साधनों द्वारा सिंचित जो है वो की जाता है, जिसमें मुख्यतः ट्यूबवेल जो है वो है। और यहाँ पे फसलें जो है वो रबी की भी उगाई जाती है और खरीफ की भी इसमें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः जो रबी की फसल है उसमें अगर हम देखें तो दालें, रबी की जो फसल है उसमें आगे दालें, फिर मसूर, दालों में मसूर, उसके अलावा गेहूँ ना, और जो खरीफ की फसल है उसमें ज्वार, मटर, सोयाबीन जैसी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो ये यहाँ का भूमि उपयोग है। और अगर हम यहाँ पे कमियों की बात करें तो यहाँ पे मृदा विन्यास में जो यहाँ की मृदा है वहाँ पे बड़े कण भी जो हैं यहाँ पे शामिल हो जाते हैं, बड़े कण भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो जल उपलब्ध, जिसमें पौधों को बड़ी कम मात्रा में जल जो उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि बारीक कण होते हैं तो मृदा में जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि मोटे कणों में मृदा को जो है वो जल इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। और इस तरीके से जो है वो ये दिक्कत आ जाती है फसलों के अधिक उत्पादन के लिए। और यहाँ पे भूमिगत जल का भी अत्यधिक प्रयोग जो वो हो रहा है कृत्रिम सिंचाई के साधनों के अंतर्गत। अगर हम यहाँ के उप प्रदेशों की बात करें तो उप प्रदेशों में देखिए 4 इसको उप प्रदेशों में बांटा गया है। तो नंबर 1 उत्तरी पंजाब के मैदान, ठीक है, उत्तरी पंजाब के मैदान, गंगा यमुना दोआब और राजस्थान के उच्च प्रदेश इसमें शामिल है। दूसरा है अरावली पर्वत श्रेणी और पूर्वी राजस्थान, अरावली पर्वत श्रेणी और पूर्वी राजस्थान के उच्च प्रदेश, और उत्तरी गुजरात मैदान, उत्तरी गुजरात मैदान जो है इसमें आएंगे। तीसरा जो क्षेत्र है वो है गंगा यमुना दोआब, रोहेलखंड और अवध मैदान। और जो चौथा है वो है मध्य
भारत, पठार और बुंदेलखंड उच्च प्रदेश, ये इसके 4 उप प्रदेश है वो पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। और ये जो 5वां जो अब कृषि पारिस्थितिक प्रदेश है उसका नाम है मध्यम तथा काली गहरी मृदा युक्त, मध्यम तथा काली गहरी मृदा युक्त उष्ण अर्ध शुष्क पारिस्थितिक क्षेत्र। यहाँ पे मृदा युक्त जो है वो यहाँ के गलत लिखा गया है, तो यहाँ पे जो मृदा है वो मध्यम और गहरी काली है, और यहाँ पे जलवायु कैसी है, उष्ण जलवायु है। और अर्ध शुष्क मीन्स ना बहुत ज़्यादा शुष्क और ना बहुत ज़्यादा आर्द्र, तो बीच का जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये है 5वां रीजन, जस्ट चौथे के नीचे जो है वो 5वां रीजन पाया जाता है। ये देखिए, तो भारतवर्ष का पूर्वी भाग जो है गुजरात के थोड़ा मध्य गुजरात से लेकर जो है दक्षिण गुजरात यहाँ पे पूरा पाया जाएगा। तो ये जो प्रदेश है ये 17.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर बिछा हुआ है, जो भारतवर्ष का 5.4% भूभाग का हिस्सा है। तो 4% 5.4% जो है वो भारतवर्ष का भूभाग है, जो कि जो है मध्यम और काली मृदा युक्त इसमें पाई जाती है। इस एरिया में जो है केंद्रीय उच्च प्रदेश, मालवा का पठार थोड़ा सा, गुजरात के मैदान, काठियावाड़ प्रायद्वीप और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग इस क्षेत्र में शामिल हैं। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, केंद्रीय उच्च प्रदेश, मालवा, गुजरात के मैदान, काठियावाड़ प्रायद्वीप, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग जो है इसमें शामिल हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ की कृषि जलवायु परिस्थितियों में। तो कृषि जलवायु परिस्थिति में हम देखेंगे कि गर्मियाँ यहाँ पे कैसी होती हैं। तो देखिए गर्मियाँ जो हैं वो यहाँ पे उष्ण व आर्द्र गर्मियाँ यहाँ पे होती हैं, उष्ण आर्द्र गर्मियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, जबकि यहाँ की जो शीत ऋतु है वो शुष्क शीत ऋतु पाई जाती है। मीन्स यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा बारिश शीत ऋतु के दौरान नहीं होती है, तो शुष्क शीत ऋतु यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे साल की जो वर्षा है वो 500 से 1000 मिलीमीटर के करीब होती है, जबकि यहाँ पे लोगों के द्वारा जो वर्षा की मांग है कृषि के लिए वो है 1600 से लेके 2000 के बीच, 1600 से लेके 2000 मिलीमीटर के करीब यहाँ पे वर्षा की मांग जो है वो की जाती है। तो यहाँ पे जो फसल वृद्धि काल है वो है 90 से 150 दिन का, फसल वृद्धि काल जो है वो 90 से 150 दिन का है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में जो है सूखा की परिस्थितियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे सूखा भी यहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि राजस्थान में अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा क्षेत्र, मध्य प्रदेश में झाबुआ, ठीक है, धार, गुजरात में पंचमहल और भावनगर, ठीक है, अमरेली, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सूखे की परिस्थिति अक्सर जो है वो बनती रहती है। सूखे का खतरा लगभग हर 3 साल बाद जो है यहाँ पर बना रहता है। तो अब हम बात करेंगे मृदा की। तो मृदा जो है यहाँ पे नरम मृदा पाई जाती है, नरम, और दोमट चिकनी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, दोमट चिकनी मृदा यहाँ पे पाई जाती है, दोमट चिकनी मृदा यहाँ पे पाई जाती है। और काली मिट्टी भी यहाँ पे पाई जाती है, काली मिट्टी भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, काली मिट्टी भी यहाँ पे है। और इसके अलावा यहाँ पे जो मृदा है वो हल्की क्षारीय प्रकृति की भी है, कहीं कहीं पे हल्की क्षारीय प्रकृति की भी है, चूर्णीय प्रकृति की भी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो ये है यहाँ की मृदा। और भूमि उपयोग की अगर हम बात करें तो भूमि उपयोग यहाँ पे सूखे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, सूखे पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फसलें जो हैं शुष्क खेती के परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो फसलें हैं वहाँ पे उगाए जाते हैं सोरघम, ठीक है। और इसके अलावा रबी की फसलों में देखें तो सूरजमुखी, कुसुम्भ और चना जैसी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो अगर यहाँ पे हम
कमियों की बात करें, यहाँ पे मुख्य कमी यहाँ ये है कि यहाँ पे रुक रुक के आने वाला मौसम है, जी मीन्स शुष्क मौसम का दौर यहाँ पे चलता रहता है, जो यहाँ पे काफ़ी चिंता का विषय है। तो यहाँ पे अकुशल अपवाह प्रणाली भी पाई जाती है, जिससे कि इतनी ज़्यादा जो है वो सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती हैं। और यहाँ की जो मृदा है वो लवण युक्त मृदा है, क्षारीय मृदा यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि जब सिंचाई जो वो युक्त सही तरीके से नहीं हो पाती है, जो अपवाह प्रणाली वो सही नहीं होगी, तो यहाँ वहाँ बाढ़ जो वो आती रहेगी, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो क्षारीय व अम्लीय हो जाएगी। तो लवण युक्त मिट्टी, यहाँ पे लवणीय मिट्टी, लवणीय मृदा यहाँ पे होती है और क्षारीय मृदा भी है। अपवाह प्रणाली उचित नहीं है, तो यहाँ पे अपवाह प्रणाली जो है वो नहीं है। प्रतिकूल अपवाह प्रणाली के कारण भी जो है ये समस्याएं जो है वो जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से सही तरीके से कृषि का विकास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फसलें यहाँ पे बर्बाद भी हो जाती है, जब ऐसे फ्लड वगैरह की स्थिति बनती है तो फसलें बर्बाद भी यहाँ पे हो जाती हैं। तो इस तरीके से उप प्रदेशों की अगर हम बात करें तो उप प्रदेश यहाँ पे ये आते हैं 3, जिसमें कि ये वाला भाग है केंद्रीय काठियावाड़ प्रायद्वीप, दूसरा भाग है मध्य भारत पठार, पश्चिमी मालवा पठार, पूर्वी गुजरात के मैदान, विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और नर्मदा घाटी। मध्य भारत पठार, पश्चिमी मालवा का पठार इसमें है, पूर्वी गुजरात के मैदान, विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और नर्मदा घाटी। और तीसरा जो यहाँ पे माइक्रो रीजन है वो है तटीय काठियावाड़ प्रायद्वीप, केंद्रीय काठियावाड़ प्रायद्वीप और तटीय काठियावाड़ प्रायद्वीप, और बीच वाला जो पार्ट मध्य भारत पठार, मालवा पठार, गुजरात के मैदान और विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और नर्मदा घाटी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से आज हमने 5 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा, जिनको जो है नेशनल सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग के द्वारा दिया गया है। तो इसके आगे के जो 5 भाग है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।